लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हॉर्टिकल्चर गुरुजी चैनल को और लेटेस्ट हॉर्टिकल्चर लेक्चर्स की वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप इस टॉपिक को हिंदी में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.horticultureguruji.in पर जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। Hello students, this is second part of the fourth topic, which is cultivation of tomato. In this lecture I shall cover use of growth regulator, mulching, pruning, harvesting, yield, insect pest disease and physiological disorders. यूज ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर एंड केमिकल्स, प्लांट हार्मोन कह लो कि प्लांट हार्मोन का उपयोग उनके पौधों के अंदर, हर सब्जी के अंदर इनका कुछ ना कुछ रोल रहता है, डाले जाते हैं और ये कभी पुष्पन को इंड्यूस करते हैं, मतलब पुष्पन को बढ़ाते हैं, जहाँ पौधे की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, जहाँ फल पकने की जो कंडीशंस होती है उसको बढ़ाते हैं, मतलब इनका अलग अलग काम होता है। जैसे इथेफोन है, 2-क्लोरो-इथाइल फॉस्फोनिक एसिड, इसको मतलब इसका जो केमिकल नाम है वो 2-क्लोरो-इथाइल फॉस्फोनिक एसिड होता है और इथेफोन इसको बोल देते हैं कॉमन नेम में। इसका 200 से 500 मिलीग्राम पर लीटर की जो प्लांट के ऊपर स्प्रे करते हैं, ये फ्लावरिंग इंड्यूस करती है, मतलब पुष्पन को बढ़ाती है, बेटर रूटिंग एंड सेटिंग ऑफ प्लांट्स, मतलब पौधा जो जमता है ढंग से जम जाता है ज़मीन के अंदर और उस पर जो उसकी जड़ें होती हैं उनकी भी ग्रोथ अच्छी होती है। फिर है साइकोसेल, 2-क्लोरो-इथाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम क्लोराइड, साइकोसेल को ये बोलते हैं, CCC, 3 बार CCC भी लिखा जाता है कई बार इसका नाम। और ये 500 से 100, शायद ये गलती से 100 लिख गया, ये वैसे 500 से 1000 होगा मिलीग्राम पर लीटर की जो इसकी डोज है। वो फ्लावर बड जो होती है, फूल की बड़ें बनने लगती हैं, पुष्प वाली कलियां बनने स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा जो पिगमेंट फॉर्मेशन होता है, जो इसमें लाइकोपिन पिगमेंट पाया जाता है, उसके फॉर्मेशन को भी उत्तेजित करती है। और इसके अलावा फल सेट होने की क्रिया जो होती है, मतलब उसके बाद जैसे पुष्प आ गए, पुष्प के बाद उसमें कितने फल लगेंगे, मतलब कुछ पुष्प कई बार क्या होता है कि फल सेट नहीं होता, पुष्प तो लगते हैं पर फल सेट नहीं होता और फल नहीं बनता, फूल लग के सूखते रहते हैं, तो फ्रूट सेट को भी बढ़ाते हैं। इसके अलावा तीसरा जो केमिकल है 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसके पूरे पौधे पे स्प्रे की जाती है। ये भी फलों का जो सेट होता है, लगने का जो फल लगने वाली कंडीशन होती है उसको बढ़ाता है। अर्लीनेस एंड पार्थेनोकार्पी, अर्लीनेस मतलब फल को जल्दी पका देता है, अर्ली पहले फसल तैयार कर देता है, और पार्थेनोकार्पी फल पैदा करता है, ठीक है, बिना निषेचन के फलों को तैयार करता है, जिसमें बीज नहीं होते, कहने का मतलब। इसके अलावा IBA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, 50 से 100 ppm, इसकी 50 से 100 मिलीग्राम पर 100 लीटर के हिसाब से इसका स्प्रे करते हैं, तो इंक्रीज फ्रूट सेट, फल लगने में बढ़ोतरी होती है। IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, इसकी जो अगर फोलियर स्प्रे करते हैं तो ये भी जो फल का साइज़ होता है उसको बढ़ाता है और उपज को बढ़ाता है। नैप्थलिक एसिटिक एसिड, ये इसका जो ऑयल जहाँ इसका जो स्प्रे होता है उसको किया जाता है, तो हाई फ्रूट सेट, ज़्यादा से ज़्यादा फल लगते हैं, ज़्यादा मात्रा में फल लगते हैं और उपज में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा PCPA, पैराक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, पैराक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसकी भी जो 50 मिलीग्राम की फोलियर स्प्रे करते हैं, तो ये भी फल के जो फ्रूट सेट, कई बार क्या होता है कि एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है, जो पौधे के लिए सूटेबल नहीं है, तो उस समय में भी ये फल को पैदा होने बढ़ाता है। इसके अलावा जिब्रेलिक एसिड बोल देते हो, GA3 बोल देते हो, इसकी भी 50 से 100 मिलीग्राम
पर 100 लीटर की अगर फोलियर स्प्रे करते हैं, पत्तों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, तो इनलॉन्गेट शूट ग्रोथ, जो टहनियाँ होती हैं उनकी लंबाई को बढ़ाती है और फलों के उपज को बढ़ाती है, इंक्रीज फ्रूट यील्ड। इसके अलावा है मल्चिंग। मल्चिंग आर यूज टू इंक्रीज और रिड्यूस द टेम्परेचर, सप्रेस वीड ग्रोथ एंड कंजर्व सोयल मॉइस्चर। जो मल्चिंग होती है ये इंक्रीज भी करती है जो मिट्टी का तापमान होता है, तापमान, और उसको कम भी करती है, मतलब ज़्यादा भी करती है और कम भी करती है। और जो वीड होती हैं उनकी ग्रोथ को रोकती है, ख़त्म करती है या कम करती है। इसके अलावा जो मिट्टी में नमी होती है उसको भी कंजर्व करती है, संरक्षित करती है। ठीक है। मल्च, जैसे कभी कभी क्या होता है कि बहुत सी ऑर्गेनिक मल्च यूज़ करते हैं, लाइक स्ट्रॉ होता है, केले के छिलके कह लो, ठीक है, ऐसे पत्ती वाली जो भी हैं, किसी सब अपनी फसलें होती हैं उनको यूज़ कर लेते हैं। और ये जो सोयल टेम्परेचर ड्यूरिंग समर सीजन, जो गर्मी के अंदर ज़मीन के ऊपर जो सीधी सूर्य की रोशनी पड़ती है जिससे टेम्परेचर राइज होता है, उसको रोक देती है, क्योंकि उसके ऊपर अगर आपने स्ट्रॉ से उसके ऊपर डाल रखी हैं तो वो टेम्परेचर को, जो ज़मीन का है, उसको बढ़ने नहीं देती। इसके अलावा प्लास्टिक आर यूज टू इंक्रीज द सोयल टेम्परेचर ड्यूरिंग विंटर सीजन। अपने प्लास्टिक की अगर मल्चिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो ज़मीन का तापमान होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। प्लास्टिक वाली कई बार क्या करते हैं कि पॉलीथीन बिछा देते हैं और उसके अंदर पौधे उगाते हैं, हॉल कर करके, शेड कर करके अंदर। ठीक है। उसके अलावा है प्रूनिंग। प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग इज़ फॉलोड इन इनडिटर्मिनेट टोमेटो वैरायटीज़। प्रूनिंग और ट्रेनिंग, संदाई और कांट छांट बनेगी, कांट छांट और संदाई। इनडिटर्मिनेट जो वैरायटियाँ होती हैं टमाटर की, अनिश्चित वृद्धि वाली, उनके अंदर ज़्यादातर ये फॉलो किया जाता है, उनके अंदर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। प्रूनिंग इज़ द रिमूवल ऑफ अनवांटेड ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्रूनिंग क्या होती है कि पौधे की जो भी अपने को ज़रूरत नहीं है, जैसे कोई उसकी शाखा है उसको काट दिया, कोई उसकी ये मान लो कि एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है पौधे की, इधर उधर बढ़ रही हैं शाखाएं, उनको काट दिया, तो उसके जो शाखाओं को काट दिया जाता है, मतलब काम की नहीं, उनको काट देते हैं। इससे क्या होता है कि इम्प्रूव द साइज, शेप एंड अदर क्वालिटी ऑफ फ्रूट। पौधे के जो फल का साइज होता है, उसकी आकार होता है और उसकी जो क्वालिटी होती है ये उसको बढ़ा देता है। इसके अलावा प्रूनिंग ब्रेक्स द एपिकल डोमिनेंस। जो पौधे की जो, जैसे मैंने अपनी इनडिटर्मिनेट वैरायटियाँ होती हैं, इनमें एपिकल डोमिनेंस पाई जाती है और ये सीधी बढ़ती रहती हैं, जबकि डिटर्मिनेट में तो ऊपर फ्लोवर का क्लस्टर बन जाता है, पुष्प फ्लोवर क्लस्टर, जिसके कारण वहाँ से ग्रोथ खत्म हो जाती है, उसके बाद बढ़ता नहीं है, उसकी साइड ब्रांच ही निकलेंगे तो थोड़ी बहुत। जबकि जो इनडिटर्मिनेट होती हैं इनमें एपिकल डोमिनेंस पाई जाती है, ये सीधी बढ़ती जाती हैं। और इसको ख़त्म करने के लिए कि ये और ज़्यादा ना बढ़े और इसके साइड लेटरल शूट्स निकाले या साइड वाली शाखाएं निकाले, तो ऊपर से इसको काट देते हैं, मतलब उसकी प्रूनिंग कर देते हैं। ठीक है। और इससे क्या होता है कि पौधा थोड़ा विग्रस हो जाता है, मतलब थोड़ा भारी दिखने लग जाता है, और इससे भी फलन में भी होता है कि पौधा सीधा बढ़ने की तुलना में नई शाखाएं निकालेगा तो ज़्यादा मात्रा में फल लगेंगे उस पर। उसके बाद है हार्वेस्टिंग। इनडिटर्मिनेट कल्टीवार्स, फ्रूट्स आर हार्वेस्टेड इन 70 to 100 डेज आफ्टर प्लांटिंग। जो इनडिटर्मिनेट किस्में होती हैं इनमें 70 से 100 दिन बाद फल तोड़ने लायक हो जाती हैं, जबकि जो डिटर्मिनेट होती हैं इनमें लगभग 70 दिन बाद फल हार्वेस्ट करने लायक हो जाते हैं। वैसे तो ये डिपेंड करते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर कि आपकी उस टाइम इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है। ठीक है। वैसे लगभग 70 से 100 दिन के अंदर फल तोड़ने लायक हो जाते हैं। उनको फलों को उनकी अवस्था के आधार पर तोड़ा जाता है, मतलब अपने को उनको कितनी दूरी पे उसको ट्रांसपोर्ट करना है, जहाँ अपने को उसको कब कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। अगर क्या होता है कि अपने को बहुत ज़्यादा दूर भेजने हैं फल और कम से कम उसके लिए 5-7 दिन लग जाएंगे, तो अपने उसको ज़्यादातर ग्रीन स्टेज पे या ब्रेकर स्टेज पे तोड़ते हैं। वैसे तो कई किताबों के अंदर 4 ही स्टेज दी हुई होती हैं,
मैं आपको 6 स्टेज बता रहा हूँ। 4 स्टेज होती हैं। पहली तो मैं पहले उनकी 4 स्टेज बता देता हूँ। पहली होती है उसमें ग्रीन स्टेज, दूसरी होती है पिंक स्टेज, तीसरी होती है राइप स्टेज, चौथी होती है फुल राइप। ग्रीन, पिंक, राइप, फुल राइप, 4 स्टेज होती हैं उनके हिसाब से, ठीक है। कुछ किताबों में मतलब 4 स्टेज ही दी हुई हैं, ग्रीन, पिंक, राइप, फुल राइप। ग्रीन के अंदर फल ग्रीन ही होता है अभी और पूरा अपना साइज ले चुका हुआ होता है, ठीक है। और उसको ज़्यादातर अगर बहुत ज़्यादा दूर भेजना है अपने को, बहुत ही डिस्टेंट मार्केट के लिए ज़्यादातर ये स्टेज पे फल तोड़े जाते हैं, ठीक है। इसके 15 दिन, ये मान लो कि जो कलर लेने लगता है, पूरी तरह से तैयार होता है टमाटर, उससे 15 दिन पहले तोड़े जाते हैं, ये कह लो। दूसरी है पिंक स्टेज। पिंक स्टेज में क्या होता है कि फल के ऊपर थोड़ा थोड़ा कलर आने लग जाता है, हल्का हल्का सा, ठीक है। और इस अवस्था के फल ज़्यादातर तोड़े जाते हैं जब अपने इनको लोकल मार्केट के अंदर ही सेल करने होते हैं। जैसे यहाँ से अपने गजसिंहपुर से गंगानगर सेल करनी है ऐसे, या गजसिंहपुर के अंदर ही सेल करने हैं, तो ये पिंक स्टेज पे हार्वेस्ट होते हैं। हाँ, अगर ये खाने के लिए उसी टाइम इसको कंज्यूम करने हैं, जैसे घर पे कोई बगीचा लगा हुआ है या अपने वो घर के लिए यूज़ करने हैं, टेबल पर्पज़ के लिए या खाने के लिए, वो ज़्यादातर राइप स्टेज पे किए जाते हैं, जब फल पूरा कलर ले चुका हुआ होता है और वो अभी हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं हुआ हुआ होता, जहाँ उसकी सॉफ्ट वाली प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुई होती उस टाइम, ठीक है। वो स्टेज इसकी राइप होती है। उसके बाद फुल राइप का मतलब होता है जब फल पूरा कलर तो ले ही चुका होता है, साथ में थोड़ा सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और ये इस टाइम फल को एक दिन के अंदर ही उस फैक्ट्री के अंदर भेजना होता है। और ये इस कंडीशन ज़्यादातर इस अवस्था में फल ज़्यादातर फैक्ट्री के लिए, जो प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ सॉस बनती है, केचप बनता है, ऐसी फैक्ट्री के लिए इस अवस्था के लिए फल तोड़े जाते हैं या कंज्यूम किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अपने इसमें दी हुई है उसमें स्टेज पहली है ग्रीन स्टेज, स्टेज फर्स्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि जो सरफेस होती है टोमेटो की वो कम्प्लीटली ग्रीन होती है, उसके चारों मतलब अभी तक उसमें कोई कलर शो नहीं हो रहा होता। हाँ, उसका जो कलर होता है उसका थोड़ा सा ग्रीन कलर लाइट हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन नहीं होता, लाइट सा ग्रीन कलर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी स्टेज इसकी ब्रेकर स्टेज। कई बार क्या होते हैं कि भाई ये याद रखना, ब्रेकर स्टेज के बारे में कई बार पूछा गया है कि ब्रेकर स्टेज क्या है। ब्रेकर स्टेज टमाटर के अंदर होती है। इसमें क्या होता है कि कलर जो उसका टमाटर का होता है उस पर लाइकोपीन का थोड़ा थोड़ा प्रभाव दिखाई देने लग जाता है, लगभग 10% या इससे थोड़ा बहुत कम, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लाइकोपीन। उसकी पूरी सरफेस एरिया के हिसाब से 10% एरिया पे लाइकोपीन आ चुका हुआ होना चाहिए, हल्का सा रेड सा, हल्का सा दिखने स्टार्ट होता है कलर, ठीक है। तीसरी स्टेज होती है टर्निंग स्टेज। इसमें क्या होता है कि जो लाइकोपीन का पिगमेंट होता है वो 10 से लेकर 30% तक सरफेस को कवर कर चुका होता है, ठीक है। ये स्टेज ज़्यादातर जो लोकल मार्केट होता है उसके लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। इससे पहले वाली जो दोनों स्टेज थी, ब्रेकर स्टेज और ग्रीन स्टेज, ज़्यादातर ये डिस्टेंट मार्केट यानी कि दूर अगर क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट करना उनके लिए सूटेबल होती है। अभी जो 2 स्टेज हैं, ये पहली और तीसरी और चौथी, ये लोकल मार्केट के लिए हैं, और 5वीं भी, ठीक है। तो उसके बाद चौथी स्टेज होती है पिंक स्टेज। पिंक स्टेज में क्या होता है कि जब जो लाइकोपीन पूरी सरफेस पे होता है वो 30 से लेकर 60% तक कवर कर चुका होता है, और ठीक है, इस स्टेज को पिंक स्टेज कहते हैं। इसमें पिक्चर भी दी हुई है, आप देख सकते हो। फिर है लाइट रेड स्टेज 5। इसमें क्या होता है कि लगभग 60% जो मोर देन 60% सरफेस पे लाइकोपीन आ चुका हुआ होता है, लाइकोपीन उसके ऊपर कवर कर चुका होता है, ठीक है। और लास्ट स्टेज है रेड स्टेज 6 जिसको कहते हैं। रेड मीन्स जो 90% एरिया है उस टमाटर का या उससे ज़्यादा एरिया लाइकोपीन के कवर कर लिया होता है, और ये ज़्यादातर आपके टेबल पर्पज़ और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ की जाती है, 5वीं और 6ठी स्टेज, ठीक है। उसके बाद उपज, फ्रूट्स जो नॉर्मली पिक किए जाते हैं, तोड़े जाते हैं, वो 4 से 5 दिन के अंतराल पर जो गर्मियां हैं उनके अंदर,
और सर्दियों में लगभग 7 दिनों के अंतराल पर या वीकली इंटरवल पे हार्वेस्ट किए जाते हैं। और एक एवरेज यील्ड है जो ओपन पॉलिनेटेड किस्मों की, मतलब जो संकर नहीं है, देसी किस्में हैं, उनकी 20 से 25 टन पर हेक्टर होती है। जबकि जो संकर किस्में हैं, हाइब्रिड किस्में हैं, उनकी 50 टन या इससे भी ज़्यादा होती है उपज पर हेक्टर। नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर है, नहीं तो ये चेंज होती रहती हैं। उसके बाद है इंसेक्ट पेस्ट डिजीजेज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर मैनेजमेंट। ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट डिजीज, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर और उनका मैनेजमेंट। पहला है पेस्ट इसके अंदर टोमेटो फ्रूट वॉर्म, हेलियोथिस आर्मीजेरा इसका साइंटिफिक नेम है। और ये नीचे आपको दिखाई भी दे रही होगी एक सुंडी लट। ठीक है, ये भी टमाटर का सबसे, ये कह लो कि ख़तरनाक, जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला पेस्ट है। जैसे ही ये इसकी कैटरपिलर अंडे से हैचिंग होके निकलती है बाहर, जो उसके पत्ते और उसके वेजिटेटिव पार्ट होते हैं उनको खाना स्टार्ट कर देती है पौधे के, और उसके बाद फल तक पहुंच जाती है और फल के अंदर छेद कर देती है। और ज़्यादातर ये पेस्ट अक्टूबर से लेके मार्च तक कंटिन्यू एक्टिव रहता है। अक्टूबर से लेके मार्च तक इसकी जो ज़्यादातर नुकसान पहुंचाता है फलों के अंदर। कंट्रोल है, जितने भी इफेक्टेड फ्रूट लग रहे हैं कि जिनमें अंदर हॉल हो चुका है, उन फलों को इकट्ठा कर लो और उनको जला दो या उनको दफना दो, कुछ भी करो, उनको डिस्ट्रॉय कर दो। उसके बाद है स्प्रे 7 एवरी 5 to 7 डेज इंटरवल। जो 7 एक ट्रेड नेम है, उसके उस दवाई का 5 से 7वें दिन इंटरवल पर स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा अपने बायोलॉजिकल कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे किसी के अंदर बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है, किसी के अंदर वायरस यूज़ किया जाता है उस स्पेशल पेस्ट के ऊपर। तो इसमें अपने बेसिलस थुरिनजेंसिस को एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पेस्ट को जो टोमेटो फ्रूट वर्म है इसको नुकसान पहुंचाता है, इसको ख़त्म कर देता है। दूसरा है जैसिड, अमरास्का बिगुटुला जैसिड नीचे पिक्चर में दिखाई दे ही रही है। एक छोटी सी ग्रीन से कलर की मच्छर सा होता है, छोटा सा। ठीक है, और ये ज़्यादातर पौधे के जो कोमल भाग होते हैं उनमें से या पत्तों में से रस चूस के उसको नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए पैराथियन 0.02% का स्प्रे करना चाहिए। ठीक है, पैराथियन 0.02%। नेक्स्ट है टोबैको कैटरपिलर, स्पोडोपटेरा लिटोरेलिस। ठीक है, यह भी ज़्यादातर जो टेंडर लीव्स होती हैं, शाखाएं होती हैं और फलों को रात के समय नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, इसका कंट्रोल है 1 मिलीग्राम नुवान को 100 उसका नाम है पूरा, 1 मिलीग्राम नुवान 100 को 2 लीटर पानी के अंदर डालकर उसका स्प्रे करो। या इसके अलावा एंडोसल्फान 0.05% का स्प्रे करो। 2 इंसेक्टिसाइड दिए हुए हैं। इसके बाद है डिजीज़ मैनेजमेंट, और सबसे जो इसकी ज़्यादातर कॉमन डिजीज़ देखने को मिलती है वो है डैम्पिंग ऑफ। इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म है पिथियम स्पीसीज है, जहाँ फिर राइजोकोटोनिया के कारण होती है, जहाँ ये फाइटोपथोरा स्पीसीज के कारण होती है। और जनरली ये नर्सरी के अंदर देखने को मिलती है। नर्सरी के अंदर जो पौधे का कॉलर पार्ट होता है, ये वाला जो इसने गोला कर रखा है, ज़मीन के टच वाला भाग तने का, ठीक है, वहाँ से ये गलना स्टार्ट हो जाता है। पौधा वहाँ से गलना स्टार्ट हो जाता है और गल के ज़मीन जब छोटा होता है नर्सरी के अंदर ही, और ज़मीन पे गिर जाता है। मतलब ऊपर से पौधे को कोई हानि नहीं हुई होती, जबकि उसका तना गल चुका होता है और नीचे गिर चुका होता है पौधा। उसके बाद वो सूखता है, बाद में सूखता है पौधा। ठीक है, और ये कंडीशन ज़्यादातर जहाँ पे पानी भरा रहता है ज़मीन के अंदर, नर्सरी के अंदर, ठीक है, नीची नर्सरी बनाते हैं, और बरसात के दिनों में ज़्यादातर ये बीमारी देखने को मिलती है। इसका एक कंट्रोल तो है कि जो ये आपकी नर्सरी बेड की मिट्टी है उसको
स्टेरलाइज करो, फॉर्मेलिन से करो, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेलिन के गोल से उसको ट्रीट करो। जहाँ कोई भी कॉपर फंजीसाइड है उससे पहले मिट्टी का स्टेरलाइजेशन करो, फिर उसके बाद नर्सरी बो। इसके अलावा सीडों बीज होते हैं जो उनको भी ट्रीट करके बो, सेरेसन या एग्रोसन से बोने से पहले उनको ट्रीट करो, उपचारित करके बीज बोने चाहिए। दूसरा है फ्यूजेरियम विल्ट, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के कारण होती है। द लोअर लीफ ऑफ द प्लांट बिकम येलो, जो पौधे की निचली पत्तियां होती हैं वो पीली हो जाती हैं और उसके बाद पौधा विल्टिंग शो करता है, मतलब मुरझा जाता है एकदम से, फिर उसके बाद मर जाता है, फाइनली डाई। कंट्रोल है फॉलो क्रॉप रोटेशन, पहला तो कि भाई उस फसल को बार बार उसी फील्ड में मत उगाओ, इसके बाद कोई और फसल उगा ली, उस जगह पे कोई और फसल उगा ली, इस फसल को भी टमाटर को एक ही फील्ड में बार बार मत बो, तो भाई दूसरे फील्ड में बो दी, दूसरी जगह पे बो दी। दूसरा है ग्रो रेजिस्टेंट वैरायटी, जो भी इससे रेजिस्टेंट वैरायटियाँ हैं फ्यूजेरियम विल्ट से टमाटर की, उनकी बुआई करनी चाहिए। तीसरा है अर्ली ब्लाइट, चौथी है इसकी बीमारी अर्ली ब्लाइट, अल्टरनेरिया सोलेनेई के कारण होती है। अफेक्टेड प्लांट शो ब्राउन स्पॉट्स ऑन लीव्स और इमेच्योर फ्रूट, जो कच्चे फल होते हैं और पत्तियां होती हैं उसके ऊपर भूरे रंग के धब्बे, छोटे छोटे डॉट जहाँ छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं, ठीक है, बाद में तो ये पूरी पत्ती को कवर कर लेते हैं। और ज़्यादा अगर इसका प्रकोप होता है फ्रूट ड्रॉप्स, फल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और पौधा सूखना स्टार्ट कर देता है। कंट्रोल है इसका, पहला तो सीड ट्रीटेड करके बोने चाहिए सेरेसन या कॉपर फंजीसाइड से पहले बुआई के। उसके अलावा स्प्रे विद बोर्डॉक्स मिक्सचर, बोर्डॉक्स मिक्सचर का स्प्रे करना चाहिए। तीसरा है लीफ ब्लाइट, पत्ती के ऊपर आप देख सकते हो ब्लाइट आई हुई है, सॉरी लेट ब्लाइट, लीफ ब्लाइट नहीं, लेट ब्लाइट, ठीक है, इसको शायद पछेती अंगमारी हिंदी में बोलते हैं, उसको अगेती बोलते हैं, इसको पछेती बोलते हैं। ये फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस के कारण होती है। कई बार क्या होता है कि लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट के जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, जैसे इसमें फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस है, इनके अंदर कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को कि ये क्या है, तो इनको थोड़ा रट के रखना, क्योंकि आलू के अंदर भी आएगी और इसके अंदर भी, दोनों की दोनों आएंगी, लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट, ठीक है। तो इनके जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है ये पूछे जाते हैं, जनरली रिपीट हो जाती हैं क्वेश्चन, अगर इसमें से कोई टमाटर में से देना हो तो इनको थोड़ा रट के रखना। लेट ब्लाइट फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस के कारण होती है। इसमें पौधे के ऊपर डार्क वाटर सॉफ्ट पेचेस अपीयर ऑन द लीव्स एंड स्टेम, मतलब पानी से जैसे कुछ उसके ऊपर धब्बे होने स्टार्ट हो जाते हैं पत्तियों के ऊपर। फल होते हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं, फल भी गलना स्टार्ट हो जाते हैं। बरसात फरवरी मार्च में जो भी होती है, इस इन्फेक्शन को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है और क्रॉप पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। ये ज़्यादा हानिकारक, ये कह लो कि ज़्यादा डिस्ट्रॉय करती है अर्ली ब्लाइट की तुलना में, इसका ज़्यादा नुकसान होता है लेट ब्लाइट का। कंट्रोल है स्प्रे डायथिन Z78 का स्प्रे करो, जहाँ कोई दूसरी कॉपर फंजीसाइड है उसका स्प्रे करो। वायरल डिजीज़ जो वायरस के कारण होती हैं, टमाटर के अंदर कुछ वायरस डिजीज़ भी हैं, कुछ बैक्टीरिया के कारण भी होती हैं। वैसे इसमें एक ही मेन बीमारी है जो वायरस के कारण होती है, और सबसे इसकी मेन बीमारी है लीफ कर्ल, ठीक है। ये वाइट फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिट होती है। मैंने एक पिक्चर में दिखा भी रखी है, वाइट फ्लाई की पिक्चर है छोटी सी नीचे, वाइट कलर की ही होती है। बेमिसिया टबैकी, इसका टेबेसाई भी बोल देते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है। और ये पौधों के पत्तियों का रस चूसकर उसको कर्ल करना स्टार्ट कर देती हैं, मतलब ये बीमारी के अंदर पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो कर्ल बाहर की साइड मुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं ऊपर की साइड, और पौधे की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है और पौधा अनफ्रूटफुल रहता है, उस पर फलन नहीं होता। पत्तियां भी समाल हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, गुच्छे से बनने स्टार्ट हो जाते हैं, इकट्ठा सा होने लग जाता है पौधा। कंट्रोल है स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स लाइक पैराथियन, थाइमेट और रोगर एट अर्ली स्टेज टू प्रिवेंट वेक्टर, मतलब इसको पौधे के ऊपर थोड़े थोड़े टाइम के अंतराल पे जैसे ही प्लांटिंग करते हैं उसके बाद ये स्प्रे करते रहना चाहिए, जिससे कि ये जो वेक्टर है वाइट फ्लाई, इसका कंट्रोल किया जा सके। नहीं तो वायरस की बीमारी का कोई कंट्रोल नहीं, अगर ये हो जाता है तो पौधा बाद में उखाड़ के फेंकना ही पड़ता है। दूसरा है बैक्टीरियल विल्ट, ये बैक्टीरिया से होती है। सीडोमोनास
सोलेनेसिरम के कारण होती है। इसमें पौधे की जो लोअर पत्तियां होती हैं गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, इसमें भी विल्ट है, एक फ्यूजेरियम विल्ट थी, एक ये बैक्टीरियल विल्ट है। उसमें पौधे की पत्तियां येलो होती हैं और उसके बाद पौधा विल्टिंग शो करता है, फिर उसके बाद पौधा मर जाता है। इसमें क्या हो रहा है, पौधे की जो नीचे वाली पत्तियां हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाती हैं और पौधा विल्टिंग स्टार्ट, इसमें पौधे में विल्टिंग हो जाती है। और जो अगर उसको काट के देखा जाए, पौधे का जो तना होता है उसको काटा जाए, अंदर से ब्राउन कलर की एक लाइन सी, जो उसका वेस्कुलर सिस्टम होता है, यानी कि जाइलम होता है अंदर वाला पार्ट, वो जो खाली सी होती है, वहाँ वो ब्लैक कलर का हो जाएगा अंदर से। उसको काटोगे तो एक पिक्चर पहली पिक्चर में दिखा भी रखा है, वहाँ से वो अंदर से काला जहाँ ब्राउन कलर का हो जाएगा बैक्टीरियल विल्ट के अंदर। इसका कंट्रोल है, एक तो रेजिस्टेंट वैरायटी उगाओ, दूसरा है सीड ट्रीटेड विथ हॉट वाटर। 50 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान का पानी होता है उसमें बीजों को 25 मिनट तक डुबो के रखना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद बुआई करनी चाहिए। इसके बाद है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। पहला फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है ब्लॉसम एंड रॉट। ब्लॉसम एंड रॉट, ठीक है, पहले पिक्चर देख लो तुम्हें और ज़्यादा समझ में आएगा। पौधे का जो फल का जो नीचे वाला यहाँ से फूल टूटता है, मतलब फूल लगा हुआ रहता है, उसके साथ जुड़ा हुआ, फल के साथ जुड़ा रहता है, बिल्कुल टिप वाला पॉइंट से वहाँ से फल गलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ब्लॉसम एंड रॉट। ब्लॉसम एंड रॉट भिंडी में भी होता है, उसमें भी ऐसे ही होता है। उसके साथ में जो फूल होता है वो चिपका रहता है, लास्ट तक वो चिपक जाता है उसके साथ और वहाँ से गलना स्टार्ट हो जाता है फल। ठीक है, तो अब अपने इसके बारे में देखते हैं। ब्राउन वाटर सॉक डिसकलरेशन अपीयर ऑन द ब्लॉसम एंड ऑफ द फ्रूट। मतलब जो ब्लॉसम पुष्प था वहाँ का जो एंड रहता है उसका, वहाँ से डिसकलरेशन वाटर सॉक ब्राउन कलर का एक धब्बा सा बनना स्टार्ट हो जाता है। वेयर द सेनेसेंट पेटल आर अटैच्ड, मतलब उसके साथ जो पेटल्स लगे रहते हैं, जो मैंने कह रहा हूँ कि फूल उसके साथ चिपका रहता है, पेटल्स चिपके रहते हैं। वाइल द फ्रूट इज स्टिल ग्रीन, और फल जो रहता है कि वो हरा ही रहता है उस टाइम, ऐसे नहीं कि वो पक चुका होता है रेड हो जाता है वैसे ही पक जाएगा, वो ग्रीन ही कलर का रहता है। द स्पोर्ट एनलार्ज एंड डार्कन रैपिडली, जो स्पोर्ट होता है वो जल्दी जल्दी बड़ा होता है, एनलार्ज होता है और गहरा होता जाता है, डार्क होता जाता है। ये कारण क्या होता है इसका, एक तो सडन चेंज इन रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन स्पेशली इन मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन। जो पौधे से नमी का ह्रास हो रहा होता है, ट्रांसपायरेशन हो रहा होता है, जब ज़्यादातर जब पानी की कमी हो उस समय, तो उसके कारण हो सकता है। एक कारण तो ये है भाई पौधे से पानी की नमी का उड़ जाना, जल्दी जल्दी उड़ती जा रही है और पानी की पहले ही कमी है, ऊपर से ज़मीन में पानी नहीं है, ऊपर से वो पौधे में से ट्रांसपायरेशन हो रहा है, उत्सर्जन शायद हिंदी में बोलते हैं, उत्सर्जन हो रहा है पानी का। ठीक है, दूसरा है कंटिन्यूसली हाई इवोप ट्रांसपायरेशन रेगनी एंड ए लार्ज लीफ एरिया। जो पत्ते के बड़े बड़े पत्ते हैं और उनमें से बहुत ही जल्दी जल्दी इवोपो ट्रांसपायरेशन हो रहा है, वही पानी उड़ रहा है पत्तियों की सतह से सीधा ही, जो उसके ऊपर नमी है वो सीधी की सीधी ज़्यादा गर्मी के कारण उड़ रही है, उसके कारण हो सकता है। दूसरा है इंक्रीज लेवल ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट इन द फ्रूट। अगर फलों के अंदर नाइट्रोजन अधिक पौधों के अंदर दी हुई है, जिसके कारण भी कई बार ये बीमारी, जहाँ ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होते हैं कि कई बार क्या होता है कि फल के अंदर कुछ बार तो होता है कि बीमारियां लगती हैं, जैसे कोई फंगल इन्फेक्शन है, जहाँ किसी फंगस के कारण हो रहा है, किसी बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, किसी वायरस के कारण हो रहा है, बीमारियाँ हो गई। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ों के अंदर उनके जो क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं वो अनफेवरेबल होने के कारण, किसी माइक्रोन्यूट्रेंट की कमी के कारण, या किसी न्यूट्रेंट के ज़्यादा होने के कारण या कम होने के कारण, जैसे NPK, इनके कारण जो भी विकार पौधे के अंदर उत्पन्न होते हैं, जैसे फल अच्छा नहीं बनना, उसका गलना स्टार्ट हो जाना, ज़्यादा नाइट्रोजन के कारण फटना स्टार्ट हो जाना, मतलब कुछ भी एनीथिंग, वो सारे के सारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें कंट्रोल है इसका। एक तो दिस डिसऑर्डर इज डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन।
पानी की जो अंतराल होता है, ये कह लो कि पानी को बार बार पानी लगाना चाहिए, थोड़े थोड़े अंतराल पे पानी लगाना चाहिए। दूसरा है जुडिशियल फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, जितनी ज़रूरत है उतना ही फर्टिलाइज़र दो। इंक्रीज द लेवल ऑफ फास्फोटिक फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, डिक्लाइन द इंक्रीज ऑफ दिस डिसऑर्डर। मतलब अगर अपने फास्फोटिक फर्टिलाइज़र की ज़्यादा थोड़ी सी बढ़ा देते हैं लेवल को, तो ये डिसऑर्डर थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा लाइमिंग डिक्रीज द इंसिडेंस, अपने अगर चूना डालते हैं, लाइमिंग करते हैं ज़मीन की, तो भी ये बीमारी जहाँ ये डिसऑर्डर कम हो जाता है। इसके अलावा सिंगल फोलियर स्प्रे ऑफ 0.5% कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एट द टाइम ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट, के अगर अपने उसके ऊपर कैल्शियम क्लोराइड का स्प्रे करते हैं तो भी ये बीमारी ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर विकार कम होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रूट क्रैकिंग, फलों का फटना। ज़्यादातर ये दो प्रकार से होता है फलों के अंदर। आपको दो पिक्चर दिखाई दे रही है, एक में रेडियल है, दूसरे में कंसेंट्रिक है। रेडियल मतलब उसके रेडियस के हिसाब से फल का फटना, दूसरा होता है कंसेंट्रिक, उसके जो कंधे होते हैं यानी कि उसके शोल्डर्स रहते हैं टमाटर के, जहाँ उसकी जो राउंड रहती है उसके चारों तरफ के हिसाब से उसको फटना। इसमें दोनों पिक्चरों में दिखाया हुआ है, जैसे ये देखो ये चारों तरफ से फट रहा है, ये कंसेंट्रिक, और ये रेडियल फ्रूट क्रैकिंग मतलब रेडियस के हिसाब से ऐसे फट रहा है ये फल। ठीक है, दो टाइप की होती है। जबकि जो ये रेडियल होती है, ये कह लो कि रेडियल वाली ये ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादातर फलों में ये मतलब ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको फील्ड में, जबकि ये वाली है जो कम देखने को मिलेगी, और ज़्यादा नुकसान भी रेडियल के कारण ही होता है। ये होता क्यों है? एक तो कि बहुत लंबे टाइम ड्राई स्पेल था, मतलब पानी भी अपने पास कमी थी, और एकदम से भारी बरसात हो जाए तो फल फटना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा है एक्सपोजर ऑफ फ्रूट टू सन ड्यू टू प्रूनिंग एंड स्टेकिंग, आपने उसकी बहुत ज़्यादा काट छांट कर दी, उसको सहारा दे दिया कि उसके फल सीधे के सीधे सूर्य की रोशनी में आने लग गए, इसके कारण भी फट गए। या फिर बोरोन डेफिशिएंसी के कारण कई बार फल फटना स्टार्ट हो जाते हैं, अगर उसमें बोरोन की कमी है तो। चौथा है इसमें जेनेटिक फैक्टर भी होता है, मतलब ये कुछ किस्मों में फल फटते ही हैं, उनकी हेरिडिटी है, उन किस्मों में पाया जाते हैं, ये लक्षण ही होते हैं कि वो कुछ फलों का साइज थोड़ा बड़ा होता है और फल थोड़े टाइम बाद फट जाते हैं। ठीक है, अब इनका कंट्रोल क्या है? कंट्रोल है इरिगेशन एट रेगुलर इंटरवल, पहले तो सिंचाई एक निश्चित अंतराल पे करते रहनी चाहिए। दूसरा है प्रूनिंग एंड स्टेकिंग ड्यूरिंग समर सीजन शुड बी अवॉइडेड, अगर आपने प्रूनिंग और स्टेकिंग करनी है, सहारा देना, और वो भी गर्मी के मौसम में देना है तो उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पिकिंग ऑफ फ्रूट बिफोर फुली राइप स्टेज विच रिड्यूस रेडिकल क्रैकिंग, अगर फलों को फुल जो राइप स्टेज होती है उससे पहले ही तोड़ लिया जाए तो भी कई बार ये कंडीशन इससे बचा जा सकता है, मतलब फलों को कच्ची अवस्था जो ग्रीन स्टेज थी, इसकी पिंक स्टेज थी, उसी पे अगर तोड़ लिया जाए और फुल राइप पे जाए ना, तो भी ये फटने वाली समस्या से ओवरकम निकला जा सकता है। इसके अलावा स्प्रे सीलिंग बिफोर ट्रांसप्लांटिंग विद 0.3 से 0.4% बोरेक्स सॉल्यूशन, मतलब बोरोन की कमी को पूरा करने के लिए जैसे ही ट्रांसप्लांट करते हैं फील्ड में, उसमें बोरेक्स का सॉल्यूशन का स्प्रे करो। और इसके अलावा 15 डे आफ्टर सेकंड स्प्रे, मतलब 15 दिन जैसे ही रिपीटेड स्प्रे एट द टाइम ऑफ फ्रूटिंग, मतलब जैसे ही फ्रूटिंग स्टार्ट हो तब करो, और 15 डे आफ्टर सेकंड स्प्रे, इसके फ्रूटिंग हुई उसके 15 दिन बाद फिर से स्प्रे कर दो, इसी का बोरेक्स का। इसके अलावा कुछ ग्रो रेजिस्टेंट वैरायटी जैसे वो पेरेंटल थी, उनमें होता ही है, इनके अंदर ये प्रॉब्लम कम आती है, नहीं तो नहीं आती। रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं लाइक सियोक्स है, रोमा है, पंजाब छुहारा, पूसा रूबी, अर्का, सौरभ, पंत T1 आदि किस्में हैं जिनके अंदर ये बीमारी, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होता। उसके बाद सनस्कैल्ड होता है कि जुल्सना, एक तरीके से फल का सीधा सूरज की रोशनी में आ जाना, जिसके कारण वो वहाँ से एक तो वाइट कलर का जहाँ थोड़ा सा लाइट कलर का हो जाता है और वहाँ से धब्बा सा बन जाता है, ठीक है, और सॉफ्ट हो जाता है, फिर बाद में वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, कोई ना कोई फंगस लग जाती है और गलना स्टार्ट हो जाता है वहाँ से, ठीक है, जो भी सीधी सूरज की रोशनी में एक्सपोज होती है। इसका कंट्रोल है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट फ्रॉम डिफोलिएशन बाय डिजीज़ एंड इंसेक्ट पेस्ट। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बीमारियां लगती हैं, जब पेस्ट लगते हैं उसके कारण पत्ते झड़ जाते हैं और फल रह जाते हैं, वो सीधे सूरज की रोशनी में कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है।
तो सीधी सनलाइट से उनको बचाना चाहिए, मतलब बीमारी ना लगे जिसके कारण पत्ते झड़ें, इनका कंट्रोल करते रहना चाहिए। दूसरा है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग इन समर मंथ शुड बी अवॉइडेड, वही ट्रेनिंग और प्रूनिंग गर्मी के महीने में नहीं करनी चाहिए। फिर है पफीनेस। पफीनेस होता है कि जो फल होता है अंदर से, ये कह लो कि हाँ अपनी भाषा में तो कहते हो कि थोथा रह जाता है, अंदर से बीज नहीं बनते, वो पूरी तरह से फिल नहीं होता, भरता नहीं है, हॉलो रह जाता है अंदर से। ठीक है, अगर बनते भी हैं तो थोड़े बहुत बीज बनते हैं और ज़्यादातर वो खाली रहता है। ज़्यादातर आपने फल देखे हुए होंगे, टमाटर के काटे होंगे तो फुल भरे हुए रहते हैं उसके बीज अंदर तक, जबकि कई फल ऐसे भी कई बार देखने को मिल जाते हैं जो अंदर से खाली होते हैं, वो पफीनेस कंडीशन होती है। इससे क्या होता है, फल का वेट भी कम हो जाता है, फल कठोर भी रहते हैं, हार्ड भी हो जाते हैं थोड़े। ठीक है, और ठीक है, इसकी जो क्वालिटी डिटोरेट हो जाती है, मतलब आगे प्राइस भी नहीं मिलता ऐसे फलों का। तो ये जो उसका प्लेसेंटा होता है, मेजोकार्प होता है, ये एक तरीके से गायब हो जाता है, अंदर वाला पार्ट। ऊपर वाली जो फ्रूट की रिंड होती है, ग्रोथ होती है, वो तो ढंग से पूरी तरह से बनती है, सही बनती है। ठीक है, और ये कारण क्या होता है, एक तो नॉन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल्स, जो उसके डिजाइंड होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन ना होना, निषेचन ना होना। एम्ब्रियो अबॉर्शन आफ्टर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, जैसे ही फर्टिलाइजेशन तो हो गया था पर जो एम्ब्रियो था उसका अबॉर्शन हो गया, मतलब वो बना ही नहीं, आगे बीज बन नहीं पाया। चौथा हो सकता है हाई टेम्परेचर एंड हाई सॉइल मॉइस्चर एट द प्राइमरी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसऑर्डर। ज़्यादा तापमान और ज़्यादा वातावरण का तापमान और ज़्यादा मिट्टी का तापमान भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो सकता है। कंट्रोल है इसका, ओवर इरिगेशन शुड बी अवॉइडेड, बहुत ज़्यादा सिंचाइयाँ नहीं करनी चाहिए। लेस नाइट्रोजन शुड बी अप्लाइड, नाइट्रोजन कम मात्रा में देना चाहिए। बोरोन शुड बी अप्लाइड बाय स्प्रेइंग 0.3 to 0.4% बोरेक सोल्यूशन का स्प्रे किया जा सकता है, मतलब फल अंदर से भरता नहीं है। और इसके लिए एक तो सिंचाई ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, नाइट्रोजन भी ज़्यादा नहीं देना चाहिए, इसके अलावा बोरोन का स्प्रे करना चाहिए। कैट फेस, कैट फेस क्या होता है कि फल जो होता है मिस शेप्ड बनता है, मतलब एक रेगुलर शेप होती है वो शेप नहीं बन पाती, उसके अंदर रिजेज फोरोज बन जाती हैं और टेढ़ा बिंगा सा फल जो फल होता है वो टेढ़ा मेढ़ा सा तैयार होता है। क्या होता है कि एबनॉर्मल ग्रोइंग कंडीशंस कई बार क्या हो जाती हैं जिसके कारण फॉर्मेशन ऑफ द ब्लॉसम अपीयर ऑफ डेथ ऑफ द सेल्स ऑफ द ब्लॉसम एंड, जो ब्लॉसम बना हुआ होता है फूल बना हुआ होता है सॉरी, उस टाइम उसकी कोई ना कोई जो सेल रहती है, कोशिका रहती है, उसके अंदर कभी कभी डेथ डाई हो जाती है, मर जाती है कोई ना कोई साइड वाइज सेल, जिसके कारण वहाँ से वो जगह हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है, वहाँ से ग्रोथ होना बंद हो जाती है और फल एक साइड से तो ग्रोथ कर रहा होता है और एक साइड से ग्रोथ नहीं कर रहा होता, तो फल के अंदर रिज या फ्रोज ऐसी कंडीशंस आ जाती है। और इसका वैसे कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल कंडीशन है, अगर मर ही गया उस चीज़ को अपने कैसे सही कर सकते हैं। तो इसके अलावा है अनफ्रूटफुलनेस। टेम्परेचर पर्टिकुलरली ए नाइट टेम्परेचर हैज़ प्रोफाउंड इफेक्टिव ऑन फ्रूट सेटिंग इन टोमेटो। जो नाइट रात का टेम्परेचर होता है वो ज़्यादातर फ्रूट सेटिंग के लिए उत्तरदायी होता है। हाई डे टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा दिन का तापमान अबाउट लगभग 32 डिग्री सेल्सियस, मैंने 27 तक ही बताया था, टमाटर के लिए उपयुक्त होता है। हाई नाइट टेम्परेचर, अगर रात का भी तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, इससे कम होना चाहिए, तो ये वाली कंडीशन आ जाती है, फल सेट नहीं होते, फल फूल लगते हैं, फल सेट नहीं होते, बाद में वो जड़ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड फ्रूट नॉर्मल फेल टू सेट एट और बिलो 13 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर कई बार दूसरे हाथ में कि भाई ये कह लो कि फल अगर टेम्परेचर कम रहता है, ये तो ज़्यादा था पहले तो इसके कारण नहीं होता, कभी अगर 13 डिग्री से भी कम रहता है तो भी फ्रूट सेट नहीं होते, ठीक है। फॉर द दिस रीज़न लो फ्रूट सेट इज़ ए प्रॉब्लम ड्यूरिंग समर कल्टिवेशन इन ईस्टर्न इंडिया। समर के अंदर जो भी कल्टीवेशन की जाती है ईस्टर्न इंडिया के अंदर, उसमें ज़्यादातर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल के अंदर जो उसकी क्रिटिकल लिमिट होती है उससे ज़्यादा तापमान रहता है वहाँ पे उस समय में ग्रोइंग सीजन के अंदर।
और नॉर्थन इंडिया के अंदर भी ये देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे क्रिटिकल लेवल से विंटर के अंदर टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन जो उसकी क्रिटिकल लिमिट 13 डिग्री है उससे भी कम हो जाता है, और ये विंटर के अंदर नॉर्थ इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। कंट्रोल है ग्रोविंग हाई टेम्परेचर टॉलरेंट वैराइटीज़ लाइक SH102, HS102, पंजाब केसर, पंजाब चुहारा, हॉट सेट एक्सेट्रा। इसके अलावा ग्रोविंग लो टेम्परेचर टॉलरेंट वैराइटीज़, अगर अपने लो टेम्परेचर पे ही उसकी कल्टीवेशन करनी है, वहाँ पता है कि अपने को कम रहेगा टेम्परेचर, तो पूसा शीतल, कोल्ड सेट, ऑस्टेन किड्स, अलग सा अजीब सा नाम है, चलो ठीक है। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ सब्सटेंस लाइक पार्थेनो पैरा क्लोरोफिनॉक्सी एसेटिक एसिड यानी कि PCPA 50 ppm एट फुल फ्लूम स्टेज पे इसका स्प्रे करने से भी फ्रूट सेटिंग, मैंने ग्रोथ रेगुलेटरी में पढ़ाया था कि फ्रूट सेट हाईएस्ट होते हैं, तो अब नॉर्मल कंडीशन में भी हो जाते हैं, कई के अंदर बताया था। और इसके अलावा 2,4-D है, इसका 1 से 2 ppm पीरियड टू एंथेसिस, जैसे ही पुष्पन होना स्टार्ट होता है, फूल खिलने स्टार्ट होते हैं, उससे पहले 1 से 2 ppm का स्प्रे करना चाहिए 2,4-D का। इसके अलावा है गोल्ड फ्लैग। गोल्ड फ्लैग कई बार टमाटर तुमने देखे होंगे कुछ सुनहरी से कलर के दिखाई देते हैं, उनके जो शोल्डर रहते हैं वो सुनहरी कलर के दिखाई देते हैं, जैसे इस टमाटर में दिखाई दे रही है पिक्चर के अंदर, ठीक है। ये ज़्यादातर जो गोल्ड फ्लैग्स होता है अपीयर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट के आ जाने के कारण होता है। विद हाई इंसिडेंस, बहुत ज़्यादा इंसिडेंस होता है तो फ्रूट बिकम नॉन अट्रैक्टिव, फल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखाई देते, अगर ज़्यादा इंसिडेंस हो तो ज़्यादा दिखाई दे तो ये गोल्ड फ्लैग। एंड देयर शेल्फ लाइफ आल्सो गेट रिड्यूस्ड, उसकी जो फल की लाइफ होती है, मतलब उसको स्टोर करने की क्षमता होती है, वो भी कम हो जाती है, उसको ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। इंसिडेंस ऑफ दिस डिसऑर्डर इज़ इंक्रीज ड्यू टू, ये बढ़ता क्यों है, एक तो हायर सप्लाई ऑफ फास्फोटिक फर्टिलाइज़र, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में फास्फोटिक फर्टिलाइज़र, फास्फोरस वाले फर्टिलाइज़र ज़्यादा दिए जाते हैं तो भी हो सकता है। हाई सप्लाई ऑफ कैल्शियम फर्टिलाइज़र, अगर कैल्शियम वाले फर्टिलाइज़र ज़्यादा दिए जाते हैं तो भी ये समस्या आ सकती है। इंक्रीज मैग्नीशियम कंसनट्रेशन इन द फ्रूट्स, कभी कभी क्या होता है मैग्नीशियम फल के अंदर ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, उसके कारण भी ये हो जाती है। समर शेडिंग लोअर द इंसिडेंस ऑफ दिस डिसऑर्डर, छाया अगर रहती है गर्मी के दिनों में तो इसके इंसिडेंस, ये इसका इंसिडेंस जो होता है वो कम रह जाता है, मतलब कम होता है। मतलब अगर फल को थोड़ी छाया में उगाया जाए गर्मियों के अंदर तो इस जो कैल्शियम ऑक्जेलेट या ये ऊपर फल के अंदर आ जाता है, ये चीज़ कम होती है, जहाँ गोल्ड फ्लैग नहीं बनता।